हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 18। हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जनरल अवेयरनेस की। मैं कंप्लीटली जनरल अवेयरनेस आप सबको रिवाइज करवा रहा हूं। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, मिडिवल खत्म कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत हमने कर लिया है, इंडियन पॉलिटी पूरा संविधान हम कर चुके हैं। जहां जहां से भी आपके सवाल बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहां पे डिस्कस करे हैं। हर क्वेश्चन का प्रॉपर पोस्टमार्टम करके आपको एक एक चीज मैंने क्लियर करी है। आपको इन लेक्चर्स को यूज किस तरीके से करना है, पेन और कॉपी लेके बैठो, अपने नोट्स खुद बनाओ। जो यहां पे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनकी पीडीएफ आपको नीचे जरूर मिल जाएगी, हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, वो थंबनेल में आपको नाम दिख जाएगा कि इस वाले सब्जेक्ट का है। मेरा टारगेट ये है कि फरवरी से पहले को पूरा जनरल अवेयरनेस में प्रॉपर्ली रिवाइज करवा दूं। और एसएससी वाले बच्चों के लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा काम का है। रेलवे वालों के लिए तो हमने ये टारगेट बनाया ही है, एसएससी वालों के लिए एक और मैं कंप्लीट कोर्स लेके आऊंगा। इस कोर्स से आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और इसको हम 2 से 3 क्लासेस में देखो कैसे वाइंड अप करते हैं कि आपके पेपर में इससे बाहर से जाने के सवाल चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वाइज नहीं चलते, मैं क्वेश्चन मिक्स्ड लेके आता हूं और फिर आपको मैं पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें समझाता हूं। लेक्चर अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। बेल आइकन दबाओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तभी यार एज अ टीचर हमें भी मोटिवेशन आएगा कि हम आपको बहुत अच्छे से और अच्छा कंटेंट दें। ये आपके लिए बेस्ट फ्री कोर्स अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, मेरा दावा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मिडिवल हिस्ट्री बोले तो मध्यकालीन भारत हमारा खत्म हो चुका है। अब ये टाइम है ट्रांजिशन पीरियड। इस टाइम पे जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज थी, पुर्तगाली आए, ठीक है, उसके बाद में आपके डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, तो वो किस क्रोनोलॉजी में आए थे, उनके बारे में क्या क्या चीजें हुई थी, आज हम वो सब पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कई बच्चों के लिए, लेकिन आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। When did Portuguese conquered Goa? ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है ना, मैं आपको इधर ब्लैंक स्लाइड पे लिखवा रहा हूं, पेन और कॉपी पकड़ो, फटाफट लिखते जाना सारी काम की बातें। ठीक है, पहले हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, कि पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पोर्चुगीज के बाद ना इंग्लिश आ गए थे, नहीं, इसके बाद आए थे डच। डच कहां के होते हैं? डच होते हैं आपके नीदरलैंड्स के। ठीक है, डच हो गया, फिर आपके आ गए इंग्लिश, बोले तो ब्रिटिश, जो कि एंड में सबसे ज्यादा पावरफुल बन के उभरे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको पछाड़ दिया था और 1858 तक ये लोग यहां पे रहे। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई, वो बाद की कहानी कवर कर दूंगा। इंग्लिश हो गया। डेनिश, डेनिश कहां के हो गए? डेनमार्क के। और सबसे आखिर में आए फ्रेंच, जो कि मेन कंटेंडर थे ब्रिटिशर्स के। इनको भी बड़ी बुरी तरह इन्होंने भगाया था बाद में। तो अभी पहले से शुरू कर लेते हैं पोर्चुगीज से। तो यहां से इंपॉर्टेंट बनने वाले सवाल क्या क्या हो सकते हैं आपके पेपर में, जरूर लिखना एक एक बात, कुछ भी फालतू का नहीं है, सब लिखते जाओ। देखो फटाफट, ये रिवीजन कोर्स है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं। 1498 17 मई, ये डेट आप लिख लो। इस दिन क्या हुआ? इस दिन सबसे पहला पोर्चुगीज ट्रेडर, सेलर, उसका नाम आपको पता होगा, वास्को डा गामा। वास्को कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, कब आया, कहां से आया और सबसे पहले कौन आए, तो ये आपके सवाल का हो गया जवाब। दूसरा सवाल बनता है जी, ये आया कहां पे इंडिया में? पहली चीज तो आया कहां से, ये लैंड रूट से आया नहीं था, सी रूट से आया था। तो सी रूट में भी जो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, उसके सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो यहां आप लिख सकते हो केप ऑफ गुड होप। अब पेपर में सवाल बनता है केप ऑफ गुड होप कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका में। ये यहां पे अपना शिप रोका इसने, फिर आगे ये इंडिया में केरला के अंदर, जो की जगह है कैलीकट, कैलीकट में आया, जिसे आज हम बोलते हैं कोजी खोड़े, कोजी खोड़े। ठीक है, तो ये यहां पे आया। और उस वक्त कैलीकट का जो राजा था उसका नाम क्या था, ये भी सवाल बनता है, तो उसका नाम था किंग ज़ेमुरीन। सवाल यहीं से उठ के आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री आई थी और बड़ी टफ आई थी। नहीं तो बच्चे क्या करके जाते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग कैसे पढ़ के जाते हो? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ जाओगे, आप फ्रीडम स्ट्रगल पूरा कर जाते हो। ये टेक्निकल चीजें होती हैं जहां से उठ के सवाल बनता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। तो मैं पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। आई होप आपने लिख लिया होगा। किंग ज़ेमुरीन था उस टाइम पे कैलीकट में।
तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं पोर्चुगीज का आगे क्या हुआ। 1502 के अंदर लाइन वाइज चल रहे हैं, थोड़ा सा शुरू में हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, लेकिन ऐसे आप लिखोगे 2 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। 1502 में पहले गवर्नर इनके, तो फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछ लेता है, उसका नाम था फ्रांसिस्को। हमेशा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर में, फ्रांसिस्को डी डा अल्मेडा। थोड़े ऊटपटांग से नाम है इनके, लेकिन अब आएगा पेपर में तो याद तो करना पड़ेगा। ऐसे कर लो, FDA करके याद कर लो आप, ठीक है। फ्रांसिस्को डा अल्मेडा सबसे पहला गवर्नर था और इसकी एक थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी। इसका कहने का मतलब ये था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने कब्जा करना है सिर्फ कोस्टल एरियाज में, और इनका टारगेट था वेस्टर्न कोस्ट। ये देखो इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। इनका था कि हमें ये वाला एरिया पूरा अच्छे से ऑक्यूपाई करना है ताकि हम पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ट्रेड रूट्स तो सारे यहीं से थे, वेस्टर्न कोस्ट से। ईस्टर्न कोस्ट पे इनका ध्यान था नहीं। इन्होंने कहा हमने ये वाला एरिया जल्दी से जल्दी ऑक्यूपाई करना है, और इन्होंने आते ही अपनी फैक्ट्री कहां डाली थी? कोचिन में। तो आपसे हर कंट्री की पूछेगा, जो आई है, 5 कंटेंडर्स आए थे। पोर्चुगीज की फैक्ट्री पूछे तो बोलना पहले डाली कोचिन में, लेकिन इनकी नजर थी गोवा के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मैं खाना पूर्ति करता नहीं हूं रिवीजन में भी, कि यार मैं आपको ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से बातें बता दूं। मैं स्पीड में चल रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपसे कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। कोचिन में थी, फिर बाद में कैपिटल शिफ्ट इन्होंने कर ली थी जी गोवा के अंदर। अच्छा जी, गोवा जो था ना, गोवा को पोर्चुगीज ने ऑक्यूपाई कब करा था? तो ये करा था 1510 में। 1510 में ये बीजापुर के राजा के पास था गोवा, तो वहां पे इनकी लड़ाई हुई और गोवा के अंदर इन्होंने गोवा जीत लिया था इन्होंने। और उस टाइम पे जो गवर्नर था उसका नाम था अल्फोंसो, ये सेकंड गवर्नर था। ये 1510 की बात कर रहा हूं मैं, अल्फोंसो डी, और इसका नाम बड़ा अजीब है तो मैं स्पेल तो नहीं कर पाऊंगा इसे प्रोनाउंस, अल्ब्यू क्वेर क्यू, ऐसे नाम था इसका। स्पेलिंग यही है जहां तक मुझे लगता है। तो अल्फोंसो डी अल्ब्यू क्यूर क्यू ऐसे करके इसका नाम था। ये सेकंड गवर्नर था। तो पेपर में ये सवाल बना है, और ये मैं ग्रुप डी का सवाल बता रहा हूं आपको कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने गोवा ऑक्यूपाई किया था पोर्चुगीज के लिए। तो ये नाम आया था पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, इस लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप मेन उसके अंदर आपके चांसेस बनेंगे कि आप सिलेक्शन की तरफ जाओ। ये कोर्स एफकेट वालों के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। पूरी रिवीजन हो रही है यहाँ पे, और आपको ऐसा नहीं बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो मैं लिखवा रहा हूं दैट इज इनफ। 1510 में गोवा आ गया, और 1510 में उन्होंने गोवा ऑक्यूपाई किया, लेकिन इसे कैपिटल बनाया गया गोवा को 1530 में, ठीक है। इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि गोवा को कैपिटल बनाया था। बाद में इनका मैंने बताया था कि वेस्टर्न कोस्ट पे इनकी नजर है, तो इन्होंने दमन और दीव अपने अंडर कर लिया, और एंड तक यही इनकी, जब 1961 तक इनकी टेरिटरीज यही रही थी। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। दमन और दीव ले लिया। तो उस टाइम पे था नीनो डा कूना गवर्नर, लेकिन आप इस बात को समझ लो कि गोवा आ गया, शुरू के 2 गवर्नर के नाम याद रख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अब सीधा आ जाओ 1661 पे। देखो अभी मैं पूरा ईयर वाइज लेके चलूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। पहले एक चीज निपटा लेते हैं, पोर्चुगीज देख लेते हैं कि इनका क्या क्या आपको याद रखना है। 1661 में इनके पास बॉम्बे हुआ करता था। इस टाइम तक बॉम्बे इनकी टेरिटरी होती थी, पूरा ट्रेड ये लोग कंट्रोल करते थे। ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था इनको। ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार इनको बहुत महंगे पड़ने, तो उन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसे कि अकबर बनाया करता था और राजा बनाया करते थे। तो क्या अलायंस बनाया इन्होंने कि जो पोर्टुगल की जो राजा थे उनकी बहन, उनकी सिस्टर से शादी कर ली। किसने? इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय ने, सेकंड ने। अब इससे शादी कर ली, और दहेज में, डाउरी में, जो पोर्टुगल का जो राजा था उसने इन्हें दहेज में बॉम्बे दे दिया। तो ये बात हुई थी, ये कहानी हुई थी। तो बॉम्बे एक्चुअल में डाउरी में दिया गया था 1661 के अंदर। आई बात समझ में? अब अगली चीज आपको इनसे क्या याद रखनी है, सीधी सी। अब ये बातें थी जो पोर्चुगीज के बारे में आपको ध्यान रखनी थी। एक चीज और ध्यान रख लो कि 1961 तक, मतलब अब सीधा आ गए हम आजादी के बाद। 1947 में हमारा पूरा देश आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा, दमन और दीव ये अभी तक उनके कब्जे में थे पुर्तगालियों के। तो एक हुआ था आपका गोवा लिबरेशन मूवमेंट, गोवा लिबरेशन
मूवमेंट। सीधी सी बात है, आपसे पेपर में सवाल बनेगा कि गोवा, दमन और दीव को भारत सरकार ने कब आजाद करवाया था। तो मिलिट्री एक्शन लिया था, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन विजय था। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। कारगिल वाले का नाम भी ऑपरेशन विजय था। तो यहां पे मिलिट्री एक्शन हुआ, गोवा, दमन और दीव अपने अंडर ले लिया। और गोवा की हिस्ट्री थोड़ी सी और जानो तो मैंने पॉलिटी में बताया होगा, 1987 के अंदर गोवा को पूरी स्टेटहुड दे दी थी, पूरी स्टेटहुड दे दी थी। 1967 में एक वोटिंग भी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अभी आप उसे छोड़ दो। 1987 में स्टेटहुड मिल गई, गोवा लिबरेशन मूवमेंट चला था। तो ये थी कहानी गोवा, दमन और दीव और पोर्चुगीज की। तो पोर्चुगीज की यहीं तक कहानी थी, ज्यादा इतना ऑक्यूपाई कर नहीं पाए। मेन विक्टोरियस कौन आए थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो एक बार इससे सवाल देख लेते हैं। सवाल से पहले मैं सोच रहा हूं आपको थोड़ा बहुत आगे का भी बता दूं। मैंने डच भी बताया था ना आपको, तो डच भी लिख ही लो। डच ये कब आए? पोर्चुगीज आए 1498 में। डच कब आए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 के अंदर। अब आपको एक बात बताता हूं कि इनके पास था नहीं पैसा, पैसा नहीं था। तो सबसे पहले शेयर मार्केट, शेयर इन्होंने लिए, आईपीओ सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया में, कि लोगों से पैसा लिया और आइडिया भी कहीं ना कहीं से यहीं से, मतलब पहला शेयर इन्होंने जुटाए थे और इसी से पैसा बना के इन्होंने 1605 के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री डाली। देखो क्या है ना, आपसे फैक्ट्री तो पूछेगा कि पोर्चुगीज की फैक्ट्री कहां पे थी, तो कोचीन आए कोचीन कर देना, गोवा है गोवा कर देना। पहली उन्होंने कोचीन में डाली थी। डच ने कहां पे डाली थी? तो इन्होंने डाली थी आंध्र प्रदेश में, एक जगह है मसूलीपट्टम। क्या नाम है? मसूलीपट्टम। और दूसरी जगह कहां है? इन्होंने 1610 में वहां भी फैक्ट्री डाली, जिसका नाम है पुलिकट। तो यही आपको ध्यान रखना है डच से, ये ईयर ध्यान रखना, पहली फैक्ट्री कब डाली, क्रोनोलॉजी याद रखना कि पोर्चुगीज के बाद में डच आए, इंग्लिश नहीं आए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंद तो 1600 में गई थी, लेकिन इंडिया पहले आए थे 1609 में। पहली फैक्ट्री डाली थी 1613 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 1605 में मसूलीपट्टम में इन्होंने डाली अपनी फैक्ट्री। अब इससे एक बात और ध्यान रखना कि ये लोग भी आगे कंपटीशन में साइड हो गए थे। आगे जाके जैसे जो आपकी एंग्लो मराठा वॉर्स होती थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होती थी, इस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने कंटेंडर्स को हटाते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनके साथ भी लड़ाई करी। फाइनली कब? ये बैटल आपसे पूछ ली जाती है 1759। तो आपसे पूछता है जी बैटल ऑफ बेडारा कब हुई थी? तो ये हुई थी बैटल ऑफ बेडारा, ये हुई थी डच के साथ। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको इन्होंने हरा दिया था बैटल ऑफ बेडारा में, और बोला था भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इंडिया छोड़ के निकल जाओ, ये हमारा है, ये एरिया हमारा रहेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे अपनी डोमिनेंस दिखाई। और डच की कहानी ये थी जो आपको ध्यान रखनी। ये 3 बातें ध्यान रख लेना, ये ना भी रखो तो चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है, इनकी फैक्ट्री, बैटल ऑफ बेडारा ध्यान रखना। दैट्स ऑल। 2 ही पॉइंट है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पॉइंट 2 ही है याद करने वाले। ये मत सोचना लेक्चर लंबा है। डच हो गया, अब एक काम करते हैं, इसके बाद वाला भी पकड़ लेते हैं, इंग्लिश। एक बार में आप थ्योरी पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आराम से लगाना। क्वेश्चन में ज्यादा लेके भी नहीं आता, ताकि आपको, क्योंकि हमने टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। लेक्चर अच्छा लग रहा है, अभी लाइक हो जाना चाहिए। इंग्लिश देख लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सवाल बनेंगे। पहला सवाल, 1599 के अंदर एक रॉयल चार्टर पास हुआ था। रॉयल चार्टर अभी बताता हूं क्या है ये और किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो इसके पीछे थी क्वीन, उस टाइम पे ब्रिटेन की क्वीन होती थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम 1। ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, 3 भी मिल सकता है, लेकिन आपका आंसर होगा क्वीन एलिजाबेथ 1। इन्होंने रॉयल चार्टर दिया, यानी कि एक ऑर्डर दिया कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और जाके जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे ट्रेड करो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, आपसे ईयर पूछ लेता है। बच्चे लगाए आते हैं कि अब उसने फैक्ट्री पहली 1613 में डाली थी, तो वो कर देते नहीं, 1600 में बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला एक्शन इनका क्या हुआ, फटाफट से आ जाते हैं उस पर। अगला एक्शन क्या हुआ, फटाफट से आ जाते हैं उस पे। तो 1600 के अंदर तो ये कहानी हुई, 1609 पे आ रहे हैं अब। 1609 में क्या होता है ब्रिटिशर्स के साथ कि ब्रिटिशर में सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा चीज सिस्टमैटिकली करते हैं कि हमने इंडिया पे जाना है, अपना ट्रेड बढ़ाना है, क्योंकि वहां पे स्पाइसेस है, कॉटन है, सिल्क है, टी है, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि सब लोग आ चुके हैं कंपटीशन में, तो हम भी कूदते हैं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस
अच्छा, अगर आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार में रिवाइज करना है तो मैंने अपने चैनल पे, हमारे रेडियन लर्निंग के चैनल पे, आप वीडियोस में जाओगे थोड़ा सा देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट मैराथन हमने बना के डाल रखी है। अगर आपने कोर्स के हिसाब से चलना है तो ये कोर्स तो आप देखो ही देखो, आपकी बहुत बढ़िया जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ से। वो हमने 2 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करा दिया, उसमें ये वाला पार्ट नहीं था तो मैं आप करवा रहा हूं। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं, कहां आते हैं? तो ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। तो आपसे पूछेगा किस मुगल एम्परर के अंडर सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे? तो जहांगीर के टाइम पे आए थे 1609 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से आए थे? तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आए थे शिप हेक्टर नाम था इनका, शिप का नाम हेक्टर था। उसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, जहांगीर के कोर्ट में 2 साल तक रहे और पूरी इन्होंने मिन्नतें करी जहांगीर के आगे कि भैया हमें फैक्ट्री बना लेने दो, लेकिन जहांगीर ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बनाने देंगे। लेकिन फाइनली 1612 में एक आते हैं कैप्टन मिडल्टन, इनकी तरफ से जहांगीर के पास ही आते हैं। जब इसके एफर्ट्स फेल हो गए तो कैप्टन मिडल्टन आए, ब्राइब लेके, अच्छे खासे गिफ्ट लेके, अंग्रेजी शराब लेके और खूब पटाने की कोशिश करी और थक हार के जहांगीर आ गया। जहांगीर ने बोला कि ठीक है जी, हम फरमान जारी कर रहे हैं, आप जाके अपनी फैक्ट्री बना सकते हो। तो इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने डाली 1613 में और जगह थी सूरत। ठीक है, तो अब दोबारा रिवाइज करियो, पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्री कहां डाली थी? कोचिन में डाली थी। डच ने कहां डाली थी? मसूलीपट्टम में डाली थी। और ब्रिटिशर जो तीसरे नंबर पे है, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली सूरत ने। ये बड़े स्ट्रेटेजिकली चलते थे कि एक फैक्ट्री सूरत में डाली, ऐसा नहीं है वेस्टर्न कोस्ट में, इन्होंने साउथ में भी डाली, ईस्ट में भी डाली, सारा अपने अंडर ले लिया। तो इनका टारगेट था सूरत इन्होंने ले लिया। आगे थॉमस रो भी आए, फिर धीरे धीरे आगे जाके 1637 के आसपास इन्होंने मद्रास को लीज पे भी ले लिया था। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने क्या करा, अपनी फैक्ट्रीज बढ़ाते गए और साथ साथ इनकी नजर थी मेन कलकत्ता के ऊपर। कैलकाटा का जो बंगाल का एरिया था उस पे इनकी नजर थी, लेकिन इनको डर भी लगता था, उस वक्त का मुगल एम्परर बहुत खतरनाक था, औरंगजेब। तो 1690 में जाके फाइनली इनको परमिशन मिली थी कि आप बंगाल के अंदर अपनी फैक्ट्री डाल सकते हो। इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना भी शुरू करा था। पहले देख लो कि कलकत्ता किन चीजों से बना है, कि बंगाल के अंदर इन्होंने 3 जगह फैक्ट्री डाली। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, सूतानूटी, गोविंदपुर और कालीकाता। अभी बताता हूं क्या है कालीकाता। ये 3 गांव थे, यहां पे इन्होंने फैक्ट्री डाली, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो टाउन बन गया, टाउन बन गया तो अब शहर बनाने की जरूरत पड़ गई। इन तीनों को जोड़ के फिर बना दिया गया, जिसे हम आज प्रेजेंट डे कैलकाटा के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता ऐसे बना था। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री अपनी जमाई और धीरे धीरे इन्होंने किलाबंदी शुरू कर दी फैक्ट्रीज की। किस तरीके से हथियार लाते थे, बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, एक तरह से अपनी मिलिट्री चलाने लग गए वहां पे। और धीरे धीरे इन्होंने जो शुरू में टैक्स दे रहे थे वो भी देने से मना कर दिया। फिर यहाँ के इन्होंने देखा कि ये पावरफुल हो गए हैं, यहाँ के लोकल राजाओं को हराते गए और अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तो अभी मेन बात ये समझ लो कि ये 3 गांव बने कैलकाटा के अंदर, फैक्ट्री इन्होंने सेट करी। इनके फोर्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक आपसे पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है, सीधा फैक्चुअल सवाल पे आते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बनाया इन्होंने। फोर्ट का मतलब है पूरा का पूरा किला। यहां पे इन्होंने अपनी अच्छी खासी मिलिट्री पावर और हथियार वगैरह सब रखे हुए थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे इस नाम पे कि हम तो अपने आप को फ्रेंच से बचा रहे हैं, हम अपने आप को डच से बचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ के राजाओं में भी फूट जलवा देते थे। तो फोर्ट विलियम्स, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा फोर्ट विलियम्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिराजुद्दौला ने यहाँ पे अटैक भी कर दिया था इसको, जब जहां करके की आपकी बैटल ऑफ पलासी हुई थी। फोर्ट विलियम्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ, एक था फोर्ट बॉम्बे। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। बॉम्बे तो बॉम्बे में ही होगा, इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी ऐसी। ठीक है, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कैलकाटा में, फोर्ट बॉम्बे आपका बॉम्बे में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाते गए और फाइनली ये लोग सबसे लड़ने के बाद में इन्होंने बॉम्बे ऑक्यूपाई कर लिया था। धीरे धीरे करके इन्होंने फ्रेंच से लड़ाई की, पोर्चुगीज से करी और फाइनली इन्होंने आके मतलब 1858 तक इनका राज रहा। अभी उसके बाद में ऐसा नहीं इनका राज खत्म हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली जाती है और उसके बाद की कहानी हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ था।
तो अभी इंग्लिश भी हमने पढ़ ली है, जहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो बता दिए। एक डैनिश कंपनी आई थी, ये बेकार थे, इनका इतना चला नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाए, यहाँ की पॉलिटी नहीं समझ पाए। मतलब ये आए थे इनके लिए बस ये फैक्ट्री पूछ लेंगे आपसे कहाँ डाली थी। पहली चीज तो इन्होंने, ये आए थे 1616 में, फैक्ट्री इनकी थी सीरमपुर में। बस इतना ध्यान रख लेना इनसे, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा बाय चांस, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं उसमें पूछने के चांसेस कम है, लेकिन जो मैंने बताया उसमें से बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। सीरमपुर बता दिया मैंने आपको, डैनिश खत्म। अब आ जाओ आप फ्रेंच पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच जो थे वो इनके मेन कंटेंडर थे। अभी हम यूरोपियन कंट्री एक साथ निपटा लेते हैं, फिर आगे हम फ्रीडम स्ट्रगल पे चला जाएंगे। तो फ्रेंच को देख लेते हैं। फ्रेंच आए थे सबसे लास्ट में 1664 में। इनकी पुरानी खुन्नस थी ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने आते इनसे पंगा लेने के लिए फैक्ट्री वहीं डाली जहां ब्रिटिशर्स की थी, बोले तो सूरत के अंदर। सबसे लेट आए और आते इन्होंने पंगा ले लिया सबसे इंपॉर्टेंट पावर से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। काफी पावरफुल भी थे। इनका मेन स्ट्रगल चला ब्रिटिशर्स के साथ, आगे इनकी 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई थी। तो उसके बारे में छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे पेपर में सवाल बनेगा कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई कितनी है, तो आपका जवाब होगा 3 हुई है। ठीक है, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। और ये किस दौरान हुई है? 1745 से लेकर 1763 के बीच में तीनों हुई है। इसके बीच में पर्टिकुलर जाने की अभी जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जैसे कोई भी मान लो एंग्लो मराठा वॉर हुई है, तो आपसे पूछ लेगा ट्रीटी ऑफ सलबाई कौन सी एंग्लो मराठा वॉर में साइन हुई थी। अगर वो पूछेगा कि एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, तो आपसे पूछ लेगा जी कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन सी एंग्लो फ्रेंच वॉर में साइन हुई थी, एंग्लो मैसूर वॉर में। उसी तरीके से एंग्लो फ्रेंच वॉर अगर वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर ध्यान रखनी है। इसके अंदर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है जी। और उसके बाद में क्या हुआ? जो तीसरी एंग्लो फ्रेंच वॉर थी, ये आपकी चल रही थी तकरीबन 58 से 63 के बीच में, 56 से 63 के बीच में। अब क्या हुआ था कि इस थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान, अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, जिसके बाद कि तय हो गया था कि ब्रिटिशर जीत चुके हैं, इन्होंने फ्रेंच को बुरी तरह से हरा दिया था, और पता लग गया था कि एंड में पावर जो रहेगी वो ब्रिटिशर्स की रहेगी। तो वो थी बैटल ऑफ वंडी वॉश। बैटल ऑफ वंडी वॉश कई बार पेपर में आया है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता, आपको शायद कनेक्ट करने में दिक्कत होती। मैंने आपको स्टोरी के थ्रू बताया है। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है। बैटल ऑफ वंडी वॉश होती है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। यह सवाल भी बनता है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं, फ्रेंच को पड़ जाती है लात, फ्रेंच हार जाते हैं। और फाइनली अब ब्रिटिशर्स उदारवादी होके कहते हैं चलो यार ठीक है, अब तुम 1763 आता है, और ये इनके साथ ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो आपसे पूछेगा ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी? 1763 में हुई थी। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने बोला था पूरा इंडिया हम संभालेंगे, आप अपने पास पौंडीचेरी रख लो। इसलिए आप जानते हो पौंडीचेरी में आज भी फ्रेंच सेटलमेंट की आपको चीजें दिख जाएंगी। पौंडीचेरी दे दिया फ्रेंच को, क्योंकि यही इनका एरिया था, और पौंडीचेरी इनकी कैपिटल थी फ्रेंच की। ठीक है, तो पौंडीचेरी इनको दे दिया, पूरा इंडिया अपने अंडर ले लिया। तो ये सारी कहानी थी आपकी, ब्रिटिश से लेकर के, फ्रेंच से लेकर के, डच बता दिए, पोर्चुगीज बता दिए। जो भी सवाल मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं, तो डिफिकल्ट सवाल की श्रेणी में आते हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, देखते हैं किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं पेपर में। When did Portuguese conquered गोवा? तो मैंने आपको बता दिया गोवा को उन्होंने कॉन्कर 1510 में किया था, जबकि कैपिटल बनाया था 1530 के अंदर। ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? सेम चीज है, 1510 के अंदर। इस टाइम पर गवर्नर कौन था? याद करो, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्ब्यूक्यूर्क्यू, ऐसे करके कुछ नाम था। माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन आपको गड़बड़ लगती है तो। ठीक है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करो। क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज क्राउन्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, अच्छा, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे जाके आया था। जिनको पता है, जो बच्चे रिवाइज ही कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी।
उसके बाद में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमारा पूरा भारत आ गया था। तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर तो आ गया था, लेकिन प्रॉपर इसको कमेमोरेट करने के लिए कि इंग्लिश की जो एम्प्रेस थी उसको क्राउन किया गया एम्प्रेस के लिए, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। तो ये हुआ था 1877 में। ये खाली इसको सिंबॉलिक तरीके से बताने का तरीका था कि इंडिया की जो रानी है, तुम्हारी मालकिन है, वो 1877 में उनको बोला था कि भैया आप एम्प्रेस हैं यहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड बाय इंग्लिश रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन ऑन 31 दिसंबर, डेट भी मेंशन कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंग्लिश में बता दिया था 1599 के अंदर, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कौन सी शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी वो, अच्छा 1600 हो गया ना आपका आंसर। तो 1600 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। एक्चुअल में इसमें जो इन्होंने रॉयल चार्टर पास किया था वो क्वीन एलिजाबेथ वन ने किया था और 1599 में किया था। 1600 में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन ही जाती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर्ड पंजाब इन, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो दो आप कह सकते हो कि एंग्लो सिख वॉर्स हुई हैं। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने, जब राजा रंजीत सिंह मरते हैं, क्योंकि राजा रंजीत सिंह बहुत ही पावरफुल लीडर थे, उन्होंने वेट करा कि एक बार रंजीत सिंह की डेथ हो जाए, उसके बाद में हम जो पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर लाहौर साइन हुई थी, उसके बाद में हम फाइनली पंजाब के ऊपर कब्जा ये कर लेते हैं। ये आखिरी टेरिटरी थी 1849 के अंदर जो इंडिया के अंदर रह रही थी, उन्होंने इसको भी कब्जा करा। और 1849 ऐसा टाइम था जब पूरा इंडिया का चप्पा चप्पा ब्रिटिशर के अंडर आ चुका था। अब हम पूरी तरीके से आप कह सकते हो इंडिया गुलाम देश बन चुका था, जो ब्रिटिशर्स की पकड़ में आ गया था। इसी टाइम पे डलहौजी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह टाइप की पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस करी, जिससे आगे जाके रिवोल्ट भी हुआ, जो क्रांति हुई थी। Who was the ruler of India at the inception of East India Company? अभी मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी अगर वो आपसे पूछता कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, जब कैप्टन विलियम हॉकिन आया, तब तो जहांगीर था राजा, है ना, तब था जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 तक, 1605 से शुरू होता है ना, और 1605 तक था अकबर। तो इसको आप देख के आंसर लगाना। अगर उसने बोला है स्थापना वाली बात कि हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द इंसेप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी स्थापना के समय पूछा है, तो स्थापना हुई है 1600 में, तो उस टाइम पे अकबर होगा राजा। अगर आप टेक्निकली इस बात को समझो तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने अपनी तरफ से बनाया, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेलवे का ही क्वेश्चन है ये। तो अभी ये था तो आपको करवा दिया, लेकिन आप जेब में लेके चलोगे सारी बातें जैसे मैंने बताई है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना। ग्रुप डी में इतना डीप नहीं जाएगा, एनटीपीसी में अवश्य जाएगा। आपने अगर सीबीटी 1 दिया है तो आपको पता लग रहा होगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए वहां पे। फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द डैश रिवर, भारत के फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। तो कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता में ही तो था फोर्ट विलियम। फोर्ट सेंट जॉर्ज था आपका मैड्रास में, फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, और फोर्ट बॉम्बे आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी के किनारे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपने इंटेलिजेंस यूज करके आंसर करेंगे पेपर में। Several wars were fought between British and India to increase their control in India, but which of the following war was not included in them? भारत में अपने नियंत्रण बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। देखो मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने कई सारी लड़ाई लड़ी है, एंग्लो मैसूर लड़ी है, एंग्लो फ्रेंच लड़ी है, एंग्लो मराठा लड़ी है, एंग्लो सिख लड़ी है। तो इसमें से ऐसी कौन सी बैटल है जो उन्होंने नहीं लड़ी है? एंग्लो मराठा लड़ी है, बिल्कुल लड़ी है। कितनी एंग्लो मराठा वॉर हुई है जी? 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, बिल्कुल हुई है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई है 1799 तक। एंग्लो बंगला वॉर हुई है जी? बिल्कुल एंग्लो बंगला वॉर नहीं हुई है। एंग्लो सिख वॉर भी हुई है, अभी बताया 1849 के अंदर ब्रिटिशर ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिश एम्पायर। तो आपका आंसर हो जाएगा एंग्लो बांग्ला। एंग्लो बांग्ला जो बंगाल की टेरिटरी थी, उन्होंने तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही जीत ली थी, जब सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
आपको देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में, इसलिए जब आपने को मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कराई, मिडीवल कराई, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर मैं एकदम भगा दूंगा तो वो आपके साथ गलत होगा, है ना। बाकी टीचर्स करते हैं और आप इंप्रेस होते हो कि हो इतनी जल्दी करा दिया, नहीं हो सकता। ये रिवीजन है, लेकिन रिवीजन में भी टाइम लगता है, तो आपके दिमाग में टेक्निकल चीजें क्लियर होनी चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इटसेल्फ, अभी तो मैं आपको बहुत बारीक बातें बता रहा हूं, मतलब वो बातें बता रहा हूं जो मोटी मोटी है, इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसके अंदर डिटेल में घुसूं तो एक एक लेक्चर में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उस टाइप के थ्योरेटिकल लेक्चर्स चाहिए तो बताना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये ज्यादा रेलेवेंट है, यहां से बहुत सवाल बनेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इटसेल्फ ड्यूरिंग डैश इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो 1600 से 1612, 1600 से 1612, अभी मैंने इनको सारा बता ही दिया। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिन आता है जहांगीर के कोर्ट में, फिर सूरत में फैक्ट्री लोग डाल ही लेते हैं। फैक्ट्री जरूर पूछता है आपसे, ब्रिटिशर की फैक्ट्री पूछता है कि सूरत, ध्यान रखना, बाकी सबकी मैं बता चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंडिंग ऑफ द पोर्चुगीज रूल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी मैंने आपको बताया 1961 में गोवा लिबरेशन मूवमेंट होता है, ऑपरेशन विजय के नाम से मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, गोवा, दमन और दीव को अपने अंडर कर लिया जाता है। और ये किस साल में हुई थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं, गोवा लिबरेशन मूवमेंट इन 1961। सारे सवाल कवर हो चुके हैं। अभी इसके अंदर भी मेरे पास पूरा ढेर पड़ा हुआ था क्वेश्चंस का, मैं चाहता आपको 400 क्वेश्चन दे देता इस टॉपिक पे, टाइम नहीं है। मैंने आपको एक साथ सारे एक जगह पे लिखवा दिए थे, वही सवाल है, घूम फिर के पूछे जाते हैं। लिखो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जो मेरे नोट्स प्रॉपरली बना लेगा उसका एग्जाम नहीं रुकेगा। अगर जीएस की बात कर रहा हूं, मैं मैथ्स में पढ़ाता नहीं, रीजनिंग में पढ़ाता नहीं। दूसरी चीज कि आपने नोट्स बना लिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और एक अनाउंसमेंट है 1 मिनट के लिए, 1 जनवरी से आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैटिक जीके, आता है ना। स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका प्रॉपर पीडीएफ भी हम आपको देंगे, और उसकी क्लासेस 1 जनवरी से होने वाली है। तो जो बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं, रेडियन लर्निंग को सब्सक्राइब करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 1 जनवरी, डेट ध्यान रखना, रोज 4:30 बजे मेरा लेक्चर आता है। In 1600 डैश empowered the British East India Company to set up trade post in India। 1600 ईस्वी में वही घुमा फिरा के सवाल हैं कि किसने इनको रॉयल चार्टर पास करा था, क्या हुआ था। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं गलत, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ये नहीं है, इन दोनों में ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। किंग जॉर्ज 5 1911 में दिल्ली दरबार में आए थे, है ना। क्वीन एलिजाबेथ हो जाएगा आपका आंसर, क्वीन एलिजाबेथ 1, ये बात आपको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी द पोर्चुगीज ट्रेडर्स केम टू गोवा, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो कौन सी सदी पड़ेगी, वो बच्चे लगाएंगे 15वां, क्योंकि वो देखते हैं 1510 है ना, लेकिन वो एक्चुअल में 16th सेंचुरी की बात है, तो 16वीं शताब्दी हो जाएगी ना। वो कैलकुलेशन समझ रहे हो ना। अगर 1498 की बात करते तो 15वीं शताब्दी होती, अभी 1510 की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा गोवा में कब आए थे, तो 1510 बोले तो 16वीं शताब्दी हो जाएगा आपका आंसर। थोड़े से टेक्निकल सवाल ही मैं मुश्किल सवाल उठा के लाया हूं आपके लिए आज, और ये आपके प्रीवियस ईयर है, रेलवे ग्रुप डी के भी हैं इसके अंदर, और इस बार के एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। इन 1662 पोर्टुगल हैड गिफ्टेड विच इंडियन सिटी टू द ब्रिटिश किंग चार्ल्स II एज अ पार्ट ऑफ द डाउरी ऑफ सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ पोर्टुगल। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। तो मुंबई, बॉम्बे, मुंबई नहीं उस वक्त बॉम्बे था, और ये बात है 1661 की, 1661, 1662 लिखा था, 1661 में हुआ था। अभी मैंने उसकी कहानी आपको सारी बताई दी, टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which was the first fort built by the Britishers? पहला किला निर्मित कब हुआ था, ब्रिटिशर्स ने कौन सा बनाया था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है, मद्रास के अंदर है, अभी बताया था, बार बार रिपीट करो, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर है, फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर था, फोर्ट बॉम्बे तो बॉम्बे में ही था। वेयर इज द केप ऑफ गुड होप, पहले ही मैंने, मेरे ख्याल से सबसे पहली लाइन मैंने आपको ये बताई थी,
दक्षिण अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोई भी बात आपको बोलनी है मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे बहुत बढ़िया कंटेंट हम अपलोड करते हैं। अभी बच्चे हैं नहीं वहां पे, तो जाके ज्वाइन करो, आपको पता लगेगा। रेडियन लर्निंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन द एरा 1660, अच्छा अब शिवाजी शुरू हो गया, मराठा शुरू हो गया। शिवाजी यूज्ड डैश टैक्टिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज टू लीड अ सीरीज ऑफ अटैक। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। तो एक काम करते हैं, मराठा से जो बनने वाले सवाल है वो ज्यादातर आपके शिवाजी से पूछे जाते हैं, और एक दो एंग्लो मराठा वॉर पूछ लेगा तो उसको एक बार में ही हम कवर कर लेते हैं। तो एक और ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। अब लिखे, आ गई है बारी आपके लिखने की, तो फटाफट लिखना शुरू करो। देखो, मराठा एम्पायर स्थापित किसने करा था? तो छत्रपति शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी। ठीक है, अब शिवाजी के बारे में क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इनका जन्म हुआ 1627 में। कहां हुआ? शिवनेरी फोर्ट के अंदर हुआ। कई बार पेपर में सवाल आया है, ये बच्चे गलत लगा आते हैं। शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ, और इनके फादर का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ये इनके फादर का नाम था, पूछा जा सकता है और पूछा गया है। शाहजी भोसले। कहीं से सवाल बने ना बने, आपके मराठा में यहां से सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। माता जी का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई। ठीक है, और इनके गार्जियन थे जिनका नाम था गार्जियन, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी फैक्चुअल बातें। इसके बाद में इनसे रिलेटेड और क्या बात आपको ध्यान रखनी है मराठाओं के बारे में? मराठा एम्पायर एक्चुअल में पूरी तरह से शुरुआत हुई थी 1674 से 1818 में ये एंड हो गई थी, बैटल ऑफ पिंडारी, जिसे आप थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कहते हो। और ब्रिटिशर्स ने इनका भी एंड कर दिया था, और जो इतना बड़ा एम्पायर था मराठा, वो भी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो शिवाजी का ये हो गया। नेक्स्ट आपको मैं आपको बताता हूं, इतना लिख लो। उसके बाद में शिवाजी से इंपॉर्टेंट लड़ाई जो कई बार आपने कहानी भी सुनी होगी उसकी, 1659 में अफजल खान के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अफजल खान कौन था? ये डेप्यूटेड किसने करा था, किसने से भेजा था? तो वो था आदिल शाह। आदिल शाह उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान था, और इसने अफजल खान को भेजा था कि भैया शिवाजी को आपने न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन शिवाजी इनसे 2 कदम आगे थे। एक फॉर्मल मीटिंग के लिए जब ये गए आपस में, तो शिवाजी इनको जानते थे कि कुछ गलत करेगा, तो ये पहले से ही बॉडी आर्मर पहन के गए थे। और इसने चाल चली, इसने क्या करा कि उन्होंने पीछे छुरा मारने की कोशिश करी, लेकिन ये पहले से तैयारी से गए थे। छत्रपति शिवाजी ऐसी थोड़ी वो शिवाजी थे, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसके बाद क्या होना था? अफजल खान की हुई पिटाई, #तुड़ाई। तो खूब पिटाई हुई और इनको मार दिया गया। अफजल खान, ऐसे इनका अंत हुआ था। तो 1659 की बैटल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज मराठाओं के बारे में कि भैया ये गुरिल्ला वारफेयर में बड़े एक्टिव थे। मतलब गुरिल्ला जो स्ट्रेटेजी थी, गुरिल्ला टैक्टिक्स थे। अगर आपने मूवी देखी है तानाजी, तो तानाजी के पहले ही सीन में आपको गुरिल्ला टैक्टिक्स दिख जाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ों में छुप के और कैसे रस्सियां बांध बांध के अटैक करते थे। मतलब मुगल एम्पायर को इन्होंने इसी तरीके से झुकाया, हर किसी को ये ऐसे ही अटैक करते थे। ये बड़े सक्सेसफुल रहे इसके अंदर। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो मराठाओं का सिस्टम था वो किस तरीके से चलता था। ज्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ वही बता रहा जो पेपर में आएगा, पेपर में पूछा जाता है। इसे कहते हैं अष्टप्रधान। ये क्या है? इनके पास, मराठाओं के पास शिवाजी ने शुरू किया था 8 लोगों का एक तरह से मंत्रिमंडल कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स कह लीजिए इनको। तो ये 8 लोग ये सारी चीजें संभालते थे। एडमिनिस्टर ये लोग करते थे, 8 लोग। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था वो होता था पेशवा। और ये लोग सीधा शिवाजी को, राजा को आंसरेबल होते थे। पेशवा जो था ये आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गया। जब आगे जाकर के बल्लाजी बिश्वराव और आपका बाजीराव आए, तो पेशवा ही इंपॉर्टेंट हो गया छत्रपति शिवाजी के बाद धीरे धीरे। लेकिन जो पेशवा था ये सबसे इंपॉर्टेंट बन के उभरा। और क्या सवाल बनता है आपसे मराठाओं से? मराठा 2 टाइप का टैक्स लेते थे। वो टैक्स थे कौन कौन से? एक तो था सरदेशमुखी,
पेपर में पूछ लिया जाता है कि सरदेशमुखी कौन कलेक्ट करता था। जिस तरीके से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूं, इससे भी बेहतर इसी तरीके से मैंने आपको मिडिवल हिस्ट्री बताई है। मध्यकालीन भारत, कभी दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आपके दिमाग में प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाएगा। और कितनी क्लासेस में? मात्र 3 क्लासेस में, 15वां, 16वां और 17वां, ये 3 लेक्चर देख लेना, मिडिवल हिस्ट्री दिमाग में छप जाएगी आपके। सरदेशमुखी हो गया, इसी सीरीज में ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा आपको सीरीज मिल जाएगी इसकी, जो हम कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। सरदेशमुखी और चौथ, सरदेशमुखी कितना टैक्स था ये भी पूछा जाता है। 1/10 टैक्स लिया करते थे ये लैंड के ऊपर, और चौथ लिया करते थे ये 25%, तो 1/4 हो गया, नाम से भी पता लग रहा है। सरदेशमुखी हो गया 1/10 10%, और चौथ हो गया 25%, बोले तो 1/4। ये टैक्स कलेक्शन सिस्टम था मराठाओं का। मराठा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बैटल आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बैटल तो आपको ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 2 के बारे में मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री में बता ही चुका हूं, तो उसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद मुगल काल शुरू हो जाता है। 1556 में होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत पे तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानी इंट्रूडर था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा में कौन? सदाशिव राव। मेरे ख्याल से कोई पिक्चर भी आई थी अभी इसमें, अगर आप देखना चाहो तो मूवी है उससे रिलेटेड, मेरे को अभी नाम बोल रहा हूं, उसमें अर्जुन कपूर हीरो है। सदाशिव राव और इनके साथ थे आपके विश्वास राव। इन दोनों को हार का सामना करना पड़ता है और मराठा इस लड़ाई में हार जाते हैं पानीपत के युद्ध के अंदर। और फाइनली क्या होता है कि मराठा एम्पायर जो इतना पावरफुल था वो एकदम डिक्लाइन हो जाता है। ब्रिटिशर्स ये मौका देखते हैं कि अभी मराठा है कमजोर, तो एक काम करते हैं मराठाओं से भी लड़ लेते हैं। फिर होता है एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिशर क्या करते थे, जो ताकतवर राजा होते थे उनसे पंगा नहीं लेते थे, कोई ना कोई ट्रीटी साइन कर लेते थे। जैसे ही कुछ इनको लगता था कि हम हरा सकते हैं तो ये बाद में उनसे लड़ लेते थे। फिर अगर ये हार जाते थे तो उसके बाद ये सॉरी भी बड़ी जल्दी बोल देते थे। लेकिन इनमें ईगो नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, इसलिए भी ये काफी कामयाब रहे ब्रिटिशर्स। एंग्लो मराठा पहली, देखो टोटल कितनी एंग्लो मराठा वॉर हुई आपको ये ध्यान रखना है। तो टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई। एक तो मराठाओं से कौन सी लड़ाई याद रखनी है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कितनी एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कितनी हुई? 3 हुई। पहली कब हुई? पहली हुई 1775 से लेके 82 तक, 1782 तक। अब इस टाइम में आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखनी है। आपसे पूछेगा जी ट्रीटी ऑफ सलवाई कौन सी मराठा वॉर में साइन हुई थी? तो इसमें साइन हुई थी, इसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सलवाई। ये संधि तय हो जाती थी जब भी आपका लड़ाई होती थी, उसके बाद ये ऐसी संधि कर लेते थे। तो पेपर में डायरेक्ट सवाल बनता है ट्रीटी ऑफ सलवाई कब साइन हुई थी? तो 82 में साइन हुई थी, 1782 के अंदर एंग्लो मराठा वॉर में। तो आपसे सिंपल पूछेगा, आपको सवाल का पता लग जाएगा। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है उसके अंदर साइन होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ बेसिन। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो फाइनल होती है, उसके अंदर ब्रिटिशर्स इनको हरा देते हैं 1817 से 1818 के बीच में। इसको कहते हैं बैटल ऑफ पिंडारी के नाम से भी मशहूर है, बैटल ऑफ पिंडारी। और इसके अंदर मराठास अब फाइनली हार जाते हैं ब्रिटिशर्स के आगे। और फिर क्या होता है कि मराठा एम्पायर भी फाइनली, जो इतना पावरफुल एम्पायर था, जिन्होंने कि मुगल एम्पायर को भी अपने अंडर ले लिया था काफी हद तक, मुगल पूरा एम्पायर को उन्होंने कमजोर बना दिया था, तो उससे भी हरा देते हैं। और मराठाओं को भी हरा के ब्रिटिशर एक और सक्सेसफुल स्टेप ले लेते हैं पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई करने में। मराठाओं का हार होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। बहरहाल आ जाओ, इन द एरा 1660 शिवाजी यूज्ड डैश टैक्टिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज टू लीड अ सीरीज ऑफ अटैक। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति, कौन सी रणनीति? गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला अभी बताया था ना, पहाड़ों के पीछे छुप के ये लोग और अच्छे से वार करते थे और
सामने वाले की शामत आ जाती थी उसमें। शिवाजी वॉज बोर्न इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स, तो अभी मैंने बताया शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ, तो ये हुआ शिवनेरी के अंदर। कब हुआ? 1627 के अंदर। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई और गार्जियन का नाम दादाजी कोंडदेव। इसी तरीके से बार बार रिवाइज करते रहो, रिवीजन इज द की। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बार बार रिवाइज करो चीजों को। एग्जाम सर पे है, इससे बढ़िया एक जगह पे रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। डैश हैड अपॉइंटेड अ काउंसिल of 8 ministers which was named अष्टप्रधान द सुप्रीम हेड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। तो शिवाजी ने शुरू करी थी ये 8 जो मंत्रिमंडल थे अष्टप्रधान, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे पेशवा। 2 टाइप के टैक्स लेते थे, सरदेशमुखी और चौथ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा में सदाशिव राव और विश्वास राव। उसके बाद आगे जाके अगर आप डीप पढ़ो तो माधव राव आके गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन उसे मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, फटाफट हम आगे बढ़े। तो ये होती है 1761 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1761 पानीपत पे तीसरा युद्ध लड़ा जाता है और 3 एंग्लो मराठा वॉर मैंने आपको उसके बाद में बताई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ, अच्छा महाराणा प्रताप की बात आ गई। अब महाराणा प्रताप तो मिडिवियल हिस्ट्री पे जा रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप की बात हुई है तो जान लो कि इनका हुआ था 1576 में। किसके साथ युद्ध? अकबर की आर्मी के साथ, जिसे लीड कर रहे थे मान सिंह, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से। ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, ये फैक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इनके घोड़े का नाम पूछा जा रहा है महाराणा प्रताप। ये अकेले ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी भी अकबर के आगे अपने घुटने नहीं टेके, तो वो था, उनके घोड़े का नाम था चेतक। बहुत बढ़िया स्कूटर भी आता था चेतक का। अच्छा, बादल भी दिख रहा है मेरे को एक, ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल। कभी आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, रानी लक्ष्मीबाई, इनके घोड़े का नाम था चेतक। आई होप हो चुका है, शायद क्वेश्चंस और हैं क्या नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो, 1 मिनट और रुक जाओ, यहां तक टिके हो तो। अगर अभी तक आपने लेक्चर देखा है तो मैं समझता हूं आप एक सीरियस एस्पिरेंट है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हो। इससे जुड़ के रहना है आपको, हम ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हिस्ट्री खत्म हो रही है, स्टैटिक जीके के थ्रू जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे मैं कवर करवा दूंगा। पॉलिटी हमारी बहुत शानदार तरीके से हमने कवर करी है मात्र 8 क्लासेस में। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, ज्यादातर मेरे लेक्चर 30 से 1 घंटे के बीच में ही रहते हैं, 30 मिनट से। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आएगा आपका लेक्चर नंबर 19 और तैयार हो जाओ, 1 जनवरी से हमने स्टैटिक जीके शुरू करनी है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहो, कीप लर्निंग।